कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा। आज की हम एजुकेशन की बात करें तो पेरेंट्स जो है सबसे ज्यादा जो है परेशान इस एजुकेशन यानी कि अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर ही रहते हैं। आप हर घर में जाकर देख लीजिए, कहीं भी आपको कहीं भी जाएंगे तो यही समस्या सबसे पहले आपको नजर आएगी। पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा अन्य बच्चों से भी ज्यादा कमजोर है या पढ़ाई नहीं कर पाता है, और जाहिर सी बात है माता पिता को तो अपने बच्चों की इस प्रकार चिंता होगी ही। तो इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य डॉक्टर लव जी। आज वो आचार्य जी हमें बताएंगे कि कैसे बच्चों को इस पर ध्यान दिया जा सकता है और एस्ट्रोलॉजी इस पर कितना इम्पैक्ट डालेगी, कैसे बच्चा आगे पढ़ सकता है, कैसे अपना भविष्य बना सकता है। स्वागत है आपका आचार्य जी इस कार्यक्रम में। नमस्कार आचार्य जी, देखिए आमतौर पर देखा जाता है कि पेरेंट्स की सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों को लेकर होती है। वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या फिर पढ़ाई करता भी है तो क्यों वो इंटेलिजेंट नहीं है, औरों की तरह वो किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाता है या फिर अपने फ्यूचर को प्लान नहीं कर पाता है। तो एस्ट्रोलॉजी या वास्तु पर एजुकेशन का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, आज इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी पूजा जी, मैं बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी का एजुकेशन पर और बच्चे पर पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी तक इसके ऊपर बहुत कम शोध हुए हैं। अभी तक हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के पास हम लोग तभी जाते हैं जब हम किसी समस्या में होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु हमें मदद करती है कि हमें हमारे बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट दिलाया जाए। बच्चा एजुकेशन में अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा नहीं है, यदि कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हॉरोस्कोप में भाव 4, हमारे हॉरोस्कोप में 12 भाव होते हैं, जिसमें जो चौथा भाव होता है वो 10th तक की एजुकेशन का होता है। यदि 10th की एजुकेशन का भाव का संबंध अच्छे भावों से हो जाए तो ऐसा बच्चा 10th तक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और यदि यही संबंध उसका बुरे भावों से हो जाए तो वह अच्छा होते हुए भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। और 10th के बाद अब ये बात आती है, 10th तक तो बच्चा इन प्रक्रिया में पास कर लेता है या आगे बढ़ जाता है, लेकिन 10th के बाद जैसे बच्चा 11th में आता है तो उसे स्ट्रीम सिलेक्शन करना होता है कि वह कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, मेडिकल ले या नॉन मेडिकल ले। तो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम बच्चे का सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी मदद कर सकते हैं कि बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मेडिकल में जाए या नॉन मेडिकल में जाए, या फिर आर्ट्स में जाए या फिर कॉमर्स में जाए या फिर किसी और इंडस्ट्री में जाए। बच्चा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, बच्चा क्या करना चाहता है, हम बच्चे के एस्ट्रोलॉजी से ही सीख सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं। ऐसे ही उसके आगे की एजुकेशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। आचार्य जी, आमतौर पर देखा जाता है कि आज के बच्चे, कई जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर सीरियस रहते हैं तो वो जल्दी ही मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो जल्दी ही हार मान लेते हैं। उनको ये लगता है कि पता नहीं हम आगे जाकर हम हमारे फ्यूचर को बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, आज हम फेल हो गए हैं तो मतलब आगे बढ़ने की बजाय वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, और यही चिंता पेरेंट्स। जी मैम, मैं इसके पीछे का आपको कारण बताऊंगा कि बच्चे के हॉरोस्कोप में डिप्रेशन में जाने का मुख्य कारण चंद्रमा और बुध ग्रह हैं। जब भी चंद्रमा एक जलीय ग्रह है और ये एक सेंसिटिव प्लेनेट है, एक कमजोर ग्रह है, और वैसे सबसे ताकतवर ग्रह भी है लेकिन एक सबसे कमजोर ग्रह भी है। एक जब भी अग्नि राशि में बैठ जाए, अग्नि राशि का मतलब मेष, धनु और वृश्चिक राशि में, ये मेष, सिंह और वृश्चिक राशि, थोड़ी धनु राशि में बैठ जाए, 1, 5, 9 नंबर राशि में बैठ जाए तो चंद्रमा वीक हो जाता है, चंद्रमा अपने आप को कमजोर समझने लगता है। तो ऐसा बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बच्चा वीक हो जाता है और बच्चा डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो दूसरा इसका पार्ट है बुध ग्रह, मरकरी। मरकरी जब भी नीच का हो जाए, भाव 12 में बैठ जाए या भाव 8 में बैठ जाए, तो भी बच्चे का जो माइंड है ना, इंटेलेक्चुअल स्किल है, वह कमजोर हो जाती है और बच्चा डिप्रेशन में जाने के चांस रहते हैं। चंद्रमा से हम डिप्रेशन देखते हैं और मरकरी से हम डीप डिप्रेशन देखते हैं, गहरा डिप्रेशन देखते हैं। यदि बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, इसका मतलब उसका चंद्रमा और मरकरी दोनों वीक हैं। तो ऐसे में हम बच्चे को डांटने की बजाय, बच्चे को स्ट्रेस देने की बजाय, या बच्चे के बहुत ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट तो करवाने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं तो बच्चा अपने आप को 10x फास्टर रिकवर कर सकता है। ऐसा मैंने अपने लाइफ में देखा है, पिछले 20 साल के अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से बच्चे जो मेंटली डिप्रेशन थे या बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं,
किसी की बात नहीं सुन पाते हैं। उनको लगता है कि एक मार्क्स मेरा कम आ गया, क्यों आ गया, इस बात को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर पढ़ाई का लोड नहीं ले पाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपने माँ बाप को फेस कैसे करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स को मेरी एक सलाह है, ये एक एडवाइस है कि आप अपने बच्चे का चार्ट भी एनालिसिस करवाएं और एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से उन्हें कुछ ट्रीटमेंट भी देते हैं, ताकि बच्चा मानसिक रूप से भी मजबूत होता रहे। बिल्कुल, बच्चा एजुकेशन के क्षेत्र में आचार्य जी कैसे अच्छा कर पाएगा, यह कैसे देखते हैं? आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं ना? आप जी ग्रेजुएशन के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद की बात कर रहे हैं? जी, मैं बताऊंगा कि भाव 9, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाव 9 से हम 10th के बाद की एजुकेशन को देखते हैं। भाव 9 का संबंध भाव 4 से और भाव 11 से हो जाए तो ऐसा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और यदि भाव 9 का संबंध भाव 8 से हो जाए तो ऐसा बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, बच्चे की परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो ऐसे में बच्चे को स्ट्रेस और बच्चों को डांटने की बजाय यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर लेते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसी प्रकार से वास्तु में कुछ ऐसे जोन होते हैं जहां पर बच्चा यदि बैठकर पढ़ता है तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, जैसे SSW, साउथ और साउथ वेस्ट, WNW या ESC। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि यदि जोन में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो जोन है ये देवताओं के ना होकर दानवों के हैं, ये बच्चों को गलत हैबिट में डाल देते हैं। इनका काम ही यही है कि यहाँ पे जब जो बच्चा बैठेगा वो इस जोन के जो देवता हैं या जो दानव हैं उसको वो अपने जैसा बना लेंगे। यदि आपने गलती से ही बच्चे को वहां बिठा दिया तो बच्चा गलत आदतों में, गलत नशों में या गलत संगति में भी जा सकता है। इसलिए हम जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमाते हैं, बहुत सब कुछ कराते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को हम इसको सेकेंडरी मान लेते हैं, या हम उन लोगों से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु करवाना चाहते हैं जो इसको पार्ट टाइम करते हैं, जो इसको एज ए प्रोफेशन नहीं लेते हैं। देखिए, मैं सभी पेरेंट्स से ये बात कहूंगा कि आपके बच्चे हमारा भविष्य हैं। यदि हमें इनको पूरा समग्र विकास इनका बच्चों का करना है तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को भी आपको साथ साथ में लेकर चलना चाहिए, आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु बच्चे के समग्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन के साथ में अगर बच्चा सब्जेक्ट की हम बात करें कि बच्चा सब्जेक्ट में कैसे चुनाव करे, कि मतलब कैसे चुने उसे कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए ठीक रहेगा, फ्यूचर को बना सकता हूँ, इस सब्जेक्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम आमतौर पर देखते हैं कि बच्चा ये सोचता है सब्जेक्ट में भी ठीक हूँ, इससे भी मैं अपने आप को बना सकता हूँ, या इस सब्जेक्ट में भी मैं आगे, अगर जैसे 10th के बाद में कोई भी अगर ले साइंस ले ले या फिर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें या आर्ट्स, तो ऐसे में ये सोचता है कि मैं ऐसा कौन सा सब्जेक्ट में अपने है। आप कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। ये क्वेश्चन कोई एक अच्छा एंकर ही कर सकता है। मैं बताऊं कि 10th के बाद पहले तो हम उसकी मदद करते हैं उसको स्ट्रीम सिलेक्शन में, कि वो कॉमर्स ले, साइंस ले, मेडिकल ले, नॉन मेडिकल ले। उसके बाद जैसे ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप उसकी स्पेशलाइजेशन भी चेक कर सकते हैं। मैंने अभी अपने 20 सालों के शोध से और रिसर्च से एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें मैंने करीब 100 ब्रांचेस इसमें बनाई हैं। यदि वो नॉन मेडिकल में जाना चाहता है तो उसमें भी करीब 10 से 12 ब्रांचेस मैंने तैयार की हैं। जिसने मेडिकल लिया है और वह सर्जन बनना चाहता है तो कौन से तरीके का सर्जन बनना चाहता है, या फिर वो मेडिसिन में जाना चाहता है तो कौन से तरीके के मेडिसिन बनाना चाहता है। यदि वो कॉमर्स में है तो BBA करे, MBA करे, फैशन डिजाइनिंग करे, टेक्नोलॉजी में जाए, या वो UPSC में जाए, या फिर वो स्टेट लेवल की सरकार गवर्नमेंट में जाए, या कौन सी सरकारी नौकरी में जाए। इस तरीके का मैंने अपने शोध से और रिसर्च से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें बच्चे की स्पेशलाइजेशन भी चुनाव करने में उसकी मदद करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर मुझे मैं लगता कि अभी तक मैंने किसी के पास देखा नहीं है, अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है जिसके पास भी ये सॉफ्टवेयर हो। अभी अभी सुबह सुबह एक बच्चा आया था, अभी कॉल चल रही थी। अभी इन दिनों में खूब ऐसे केस आ रहे हैं जिनके हम बच्चों की स्पेशलाइजेशन करने में भी उनकी मदद करते हैं। मेरे पास, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने करीब करीब आपको पता है ना 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट मैंने स्पेशलाइजेशन के चूज कर रखे हैं। यदि उसमें भी आपका कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि ये मेरा सब्जेक्ट है और ये इसमें कैटेगरीज आती हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये भी इसको हम चूज कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी।
बिल्कुल आचार्य जी, अगर बच्चों की स्टडी की हम बात करें, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसका मन नहीं लगता है, उसका ध्यान नहीं जाता है, और यही चिंता सबसे ज्यादा माता पिता को खाई जाती है। ये वो यही सोचते हैं कि आगे क्या होगा, अगर वो अभी से ही इस प्रकार ध्यान नहीं दे पा रहा है तो आगे जाकर उसका भविष्य बनना नामुमकिन है, वो ये सोच में डूब जाते हैं। तो बच्चे का अगर हम बात करें बच्चे की स्टडी में उसका ध्यान कैसे जाए, कैसे वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, कैसे वो ये सोचे कि हाँ नहीं मुझे तो पढ़ना है, अन्य बातों पर ध्यान न देते हुए वो स्टडी की ओर कैसे भागे, कैसे वो अपने आप को मन लगा करके स्टडी करे। जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखो, मुझे बच्चों की चिंता पेरेंट्स को होती है। देखो मैम, मैंने आपको पहले भी बताया इसी वीडियो में कि हमारे घर घर के अंदर वास्तु में कुछ ऐसे देवी देवता होते हैं, कुछ ऐसे दानव होते हैं जो बच्चों को गलत संगति में डाल देते हैं, और इसी प्रकार से कुछ ऐसे देवी देवता होते हैं जो बच्चों को उनके एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड करते हैं। हमारे हॉरोस्कोप घर की दिशाओं में 16 जोन होते हैं, जिसमें WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, एक ऐसा जोन है यहाँ पे बैठकर, जो सरस्वती का जोन है, यहाँ पर बैठकर बच्चा पढ़ता है तो उसका ध्यान, ऐसा देखिए ऑटोमेटिकली, मतलब उसका कंसंट्रेशन लेवल और ज्यादा पढ़ाई की तरफ बढ़ जाता है। और यदि वह WNW में जाके पढ़ता है तो उसका ध्यान पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लगता है। इसी तरीके से ईस्ट जोन भी है, साउथ जोन भी है, नॉर्थ जोन भी है। ये भी देखना पड़ता है कि बच्चा किस तरीके की पढ़ाई कर रहा है, बच्चा आगे भविष्य में करना क्या चाहता है। उसको देखकर भी बच्चे को अलग अलग जोन में बिठाया जाता है। यदि बच्चा IAS लेवल का बनना चाहता है, RS लेवल में बनना चाहता है, तो हम बच्चे को ईस्ट जोन भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ईस्ट जोन गवर्नमेंट का जोन है, सूर्य का जोन है। और यदि बच्चा कॉमर्स लाइन में या फैशन डिजाइनिंग की लाइन में जाना चाहता है तो हम उसको नॉर्थ जोन में भी पढ़ाते हैं। और कभी कभी देखा कि बच्चा एक्टिव नहीं होता है, बच्चा बहुत ज्यादा ना लथार्जिक या लेजीनेस होता है, तो ऐसे बच्चे को कुछ टाइम के लिए साउथ ईस्ट जोन में भी होता है। साउथ ईस्ट जोन एक आग्नेय का जोन है, एक अग्नि का जोन है, जहाँ पर बच्चे को यदि बैठाया जाए तो उस बच्चे के अंदर एक्टिवनेस आ जाती है, एग्रेशन आ जाता है, और वही बच्चा जो लथार्जिक था या लेजीनेस था, वही बच्चा एक्टिव होने लगता है। इसी तरीके से हम बच्चों को एक्टिव करने के लिए और भी हमारे पास बहुत से साधन है। बच्चों को लाल रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। यही बच्चे की पर्सनल चार्ट को देखकर बताया जाता है कि बच्चे के साथ क्या ऐसी एक्टिविटी की जाए, क्या ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल उपाय किए जाए जिससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लग जाए, इधर उधर की बातों की बजाय। और मैं यहाँ पर सभी पेरेंट्स से एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें सिर्फ बच्चे को पढ़ाई में ही फोकस नहीं करना है, बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ में उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल पे भी काम करना चाहिए। बच्चे को खेल कूदने का भी टाइम देना चाहिए, बच्चे को बाहर घूमने का भी टाइम देना चाहिए, बच्चों को फ्रेंड सर्किल में भी टाइम देना चाहिए। मैंने ये देखा है कि जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई में ध्यान देते हैं वो बच्चे एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल दुनिया की नॉलेज नहीं रहती है, और वह सब कुछ ज्ञान होते हुए भी एक अज्ञानियों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि बच्चे का समग्र विकास हो तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और जो संसारिक ज्ञान है वो भी बच्चे को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने सही कहा कि उनको ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, हमने एजुकेशन की बात की, हमने सब्जेक्ट की बात की, अब आती है बात एग्जाम की। जब एग्जाम आते हैं तो बच्चे मतलब उस वक्त पढ़ नहीं पाते हैं, उस वक्त उनका दिमाग नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, तो उस समय के लिए क्या उपाय है एग्जाम के समय की अगर हम बात करें? हाँ देखिए, मैं इसमें उपाय की बात भी बताऊंगा और मैं जनरल बातें भी करूंगा। अक्सर आजकल के जो बच्चे हैं वो रात में बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो रात का टाइम होता है वो राहु का टाइम है, रात का टाइम है वो शनि का टाइम है। जबकि मैं बच्चों को बोलूंगा बच्चों को सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू करें या 3 बजे उठ के पढ़ना शुरू करें, जो कि केतु का टाइम है। जो केतु का जो होता है ना, वो बच्चे का ध्यान और कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा लगाता है। राहु बच्चे में इल्यूशन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, वो पढ़ाई में ना मन लगाकर इधर उधर की बातों में ध्यान लगाता है। तो बच्चे को सुबह सुबह उठ कर पढ़ना चाहिए 3 बजे 4 बजे, क्योंकि ये टाइम केतु का टाइम है, फिर गुरु का टाइम आ जाता है, फिर सूर्य का टाइम आ जाता है, फिर चंद्रमा का टाइम आ जाता है, फिर मंगल का टाइम आ जाता है। दोपहर के 11 बजे तक का जो टाइम है वह सभी देवताओं का टाइम है, और ऐसे देवताओं का टाइम है जो आपकी एनर्जी को इन्हांस करते हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। और दोपहर के 2 बजे के बाद जो भी देवी देवता आते हैं या जो भी ग्रह आते हैं वो ऐसे हैं जो ध्यान को भटकाने का काम करते हैं। जैसे आप देखिए ना, जितने भी अच्छे काम है हम खुद प्रेफर करते हैं, हमें मुहूर्त करना है, हमें कहीं जाना है, हम मॉर्निंग में निकलने की कोशिश करते हैं। और जो भी पार्टीज होती हैं या जो भी इस तरीके के काम होते हैं वो सब शाम को होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि सुबह का टाइम देवी देवताओं का है और शाम का टाइम, रात का टाइम दानवों का है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, जब भी आप पढ़ाई पेपर में बैठने के लिए निकले तो पुराने टाइम में लोग अक्सर कहते थे कि आपको दही और चीनी
लेकर जानी चाहिए। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि दही यहाँ पे शुक्र है और जो चीनी है वो मंगल है। यदि आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक चम्मच लेके जाते हैं तो आपके बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। आप 3 घंटे आपको भी एग्जाम में देना है, वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यदि आप एक चम्मच दही का चीनी के साथ में थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा दही लेकर जाते हैं तो आपको मंगल और शुक्र की सपोर्ट मिल जाती है, जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल स्टडी जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका बहुत एक्टिव रहता है, बॉडी आपकी पूरी तरीके से एक्टिव रहती है, आपकी एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो बच्चों को अपने पास में एक मोर का पंख रखना चाहिए, एक बच्चों को एजुकेशन टावर रखना चाहिए, एक पिरामिड भी बच्चे लगा सकते हैं। जब बच्चे एजुकेशन में पढ़ने के लिए सुबह सुबह उठें या जब भी करें तो अपनी बुक्स को एक बार सूर्य देवता को पक्का दिखाएं। तो जैसे ही आप बच्चे को बुक्स को सूर्य देवता को दिखाते हैं, जब सूर्य देवता की किरणें उस बुक्स पे पड़ती हैं तो वहाँ पे उसके आसपास जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं या कुछ भी जो उसके ऊपर वो सब किरणों के साथ में वो हट जाती हैं और वही किताबों में एक एनर्जी आ जाती है। फिर आप उन बुक्स को लेके जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो वह बुक्स के अंदर की जो किरणें निकलती हैं वो आपकी बॉडी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें और पानी भी कोशिश करें चांदी के गिलास में या तांबे के गिलास में पिए। स्टील के गिलास में पानी ना पिए क्योंकि स्टील जो है वो शनि है और जो पानी है वो चंद्रमा है। स्टील और चंद्रमा जब भी आपस में मिलते हैं तो पानी के अंदर के गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं। यदि ऐसे बच्चे स्टील चंद्रमा के गिलास में चांदी के गिलास में पानी पिए या तांबे के गिलास में पानी पिए तो बच्चा की एनर्जी का लेवल ज़्यादा बनेगा, बच्चे की जो मेमोरी लेवल है वो भी ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कांच के गिलास में पानी पी सकते हैं, तो मैं बोलूँगा जब आपका एग्जाम चल रहे हो तो आप कांच के गिलास में भी पानी पीना अवॉइड करें, क्योंकि जो कांच का गिलास है वो मरकरी है। मेरे पास यहाँ पे 2 से 3 ही ऑप्शन है कि आप या तो लकड़ी के बर्तन में पानी पी सकते हैं या चांदी में या तांबे में। आप पीतल के बर्तन में भी पानी पी सकते हैं। यदि आप इन बर्तनों का यूज करते हैं पानी पीने में या खाना खाने में तो डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहेगा और जो डिप्रेशन लेवल है वो भी बहुत कम हो जाएगा। आचार्य जी, फॉरेन एजुकेशन की बात करें हम तो बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या ठीक रहेगा? विदेश में जाकर पढ़ाई करना क्या उचित है या फिर कैसे, इसका भी कोई उपाय होता होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि फॉरेन एजुकेशन में 9th भाव का संबंध यदि 12वें भाव से हो जाए जो कि फॉरेन का हाउस है तो ऐसे बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। यदि 9th हाउस का संबंध 8वें वर्ष से और 10th हाउस से होता है तो ऐसे बच्चों को बाहर जाने में, एजुकेशन लेने में दिक्कत आती है। तो ये हॉरोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है कि बच्चा फॉरेन में एजुकेशन के लिए जा सकता है या नहीं जा सकता। यदि नहीं, उसके हॉरोस्कोप में ऐसे योग नहीं बन रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि हमने रीडिंग आपके हॉरोस्कोप से की है, जिन्होंने हॉरोस्कोप लिखा है, जिन ऋषियों ने, जिन महान आत्माओं ने इस हॉरोस्कोप को लिखा, उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे योग नहीं है तो ऐसे योग कैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला होगा वो गॉड का होगा, वो भगवान का होगा। जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय शास्त्रों में लिखे गए हैं मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं उनको समझाने की भी कोशिश करूंगा। मैंने देखा कि 90% लोग जिनकी कुंडली में योग नहीं बन रहा था उन्होंने ये उपाय किए और उपाय करने के बाद आज उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो मैं बताऊंगा 9वें भाव का संबंध 12वें भाव से होता है तभी हम फॉरेन एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, और नहीं योग बन रहा है तो हमें ये योग बनाने पड़ते हैं। अब उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि आपका बच्चा कौन से कंट्री में जाएगा। जैसे मैं बताऊँ कि 12वें 9वें का संबंध 12वें भाव से सूर्य के साथ बन जाता है तो ऐसा ऐसा कंट्री में बच्चा जाएगा जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में रूल किया है, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, इस तरीके की कंट्री। यदि वहाँ का संबंध चंद्रमा से बन जाता है तो ऐसा कंट्री में जाएगा जिसका संबंध पानी से होता है, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। यदि मंगल से बन जाएगा तो ऐसे में मुस्लिम कंट्री में जा सकता है या फिर किसी और कंट्री में जा सकता है। मंगल राहु के साथ में बन जाएगा तो ऐसे में जैसे सीरिया या ऐसे कंट्री में जहाँ मुस्लिम भी हो और यहाँ पे टेररिस्ट भी हो, दोनों तरीके से इसका संबंध हो सकता है। मरकरी से हो जाए तो ऐसे कंट्री में जाएगा जो बिजनेस कंट्री है, जैसे सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, इस तरीके से हम ना ये भी चेक कर सकते हैं कि फॉरेन में जाएगा, फॉरेन में कहाँ जाएगा, फॉरेन में जाकर वो क्या करेगा। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम बच्चे के पूरे बारे में, भविष्य के बारे में जान सकते हैं और उसको सही ट्रैक दे सकते हैं, उसको सही दिशा दे सकते हैं कि आप यहाँ जाइए और यहाँ जाकर आप अपने एजुकेशन कीजिए ताकि उसको कम से कम समस्याएं आए और बच्चा अपना भविष्य बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सके।
बिल्कुल आचार्य जी, क्या ये जो फॉरेन एजुकेशन की इच्छा शक्ति होती है, ये जो ये भी कोई ग्रह की वजह से आती है या फिर ये एक नेचुरल है? देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी हम जो आपस में बात कर रहे हैं यह भी तभी पॉसिबल है जब ग्रह हमारी सपोर्ट में है। यदि हमारे ग्रह हमारी सपोर्ट में नहीं है तो हम आज ये कॉल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, टेक्निकल आ जाए या कैसे भी आ जाए। ग्रहों को हमारी सपोर्ट में लेकर आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये कैसे आएंगे, कभी कभी ये छोटा सा ग्रह, ये छोटी सी दशा अंतर्दशा इस प्रकार की आ जाती है कि समस्याएं को पैदा कर देती है। मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा देखा है कि वो एयरपोर्ट पे जाकर भी फ्लाइट नहीं चढ़ पाते हैं। तो ये ग्रह हमारी लाइफ में, हमारा हॉरोस्कोप हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अर्जेंट रोल अदा करता है। हमें इसकी इंपॉर्टेंस को और इसकी अर्जेंसी को समझना चाहिए। जो हमारे दिमाग में जो मिथ है उसको अलग करना चाहिए। मैं एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी को लेकर आया हूँ जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में एक कोच की तरह है, एक एक गाइड की तरह काम करती है, ना कि एक हम ये बोलें कि ये एक वहम है या एक मिथ है। आप इसको आपको दिमाग से निकाल के आप राइट एस्ट्रोलॉजी को चुनना होगा जो आपकी लाइफ में आपको गाइड कर सके कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमें आगे बढ़ना कैसे। बिल्कुल आचार्य जी, अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है और बच्चा इसी भ्रम में जो है पीछे होता नजर आ रहा है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोचता है कि मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे दोस्त, मेरे साथी या फिर मेरे परिवार वाले जो है, परिवार में जो भी मेरे रहते हैं, जो हमारे भाई बहन है, वो सब आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं पीछे चले जाता हूँ। लेकिन ये जो मामले होते हैं इसको लेकर कई बच्चे जो है सुसाइड भी कर लेते हैं। इसके इसका क्या मतलब, इसका क्या अगर कोई उपाय निकल सकता है, कैसे अपने माइंड को शांत कर सकता है बच्चा? ऐसा कोई ध्यान या कोई खास उपाय जो आज के दर्शक, आज के बच्चों के लिए हम दे सकते जानकारी? मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या बच्चे जो परीक्षा में एग्जाम देना चाहते हैं कि उनका आपकी कुंडली में क्या योग होता है। जब ये योग बनता है तो बच्चे के एग्जाम को क्लियर करने की संभावनाएं कितने परसेंट होती हैं। हमारे हाउस में 6 हाउस होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या कंपटीशन का होता है। उसका संबंध 10th भाव से या 11th हाउस से जो कि सक्सेस के भाव हैं उनके साथ हो जाए तो बच्चा कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाए, कोई भी परीक्षा देने जाए तो वह उसमें सफल होता है। यदि उसका संबंध डिफीट के हाउस से, मतलब लॉसेस के हाउस से, मतलब 8वें घर से या 12th हाउस से बन जाए तो ऐसा ऐसा जातक परीक्षा देने जाता है तो वह ऐसी संभावनाएं हैं कि वह परीक्षा में पास या कंपटीशन एग्जाम को पास नहीं कर पाता है। तो पहला तो ये कि आपको उसको बच्चे का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एनालिसिस करना चाहिए, उसके कुछ जो उपाय हैं वो करने चाहिए, क्योंकि ये जो उपाय हैं ये व्यक्तिगत उपाय होते हैं। मैं आप किसी भी चार्ट में छठे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि बैठी है, मैं इसमें ऐसे एकदम से बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो एजुकेशन की जो देवी देवता हैं वो कौन से हैं। मंगल जो मंगल हनुमान जी, ये एजुकेशन की सपोर्टिव देवता है। बुध, मरकरी, ये एजुकेशन की सपोर्टिव देवता है। सरस्वती जी, ये एजुकेशन की सपोर्टिव देवी हैं। आप जब भी एजुकेशन में पढ़ते हैं तो आप एक सरस्वती माता जी की फोटो या उनका स्वरूप अपने पास में रखें। उन्हें रोज नीले फूल चढ़ाएं, ब्लू कलर के फूल चढ़ाएं। ब्लू कलर के फूल चढ़ाने से सरस्वती माता जी बहुत खुश होती हैं और आपको एजुकेशन का वरदान देती हैं। मंगलवार को यदि शिवलिंग पर हनी के साथ, शहद के साथ बेल पत्थर को ऑफर किया जाए शिवलिंग को, तो इसमें शिव भगवान जी खुश होकर आपको एजुकेशन के वरदान देते हैं। इसी प्रकार से यदि बुधवार को हरे मूंग पक्षियों को डाले जाएं तो इससे भी एजुकेशन के जो देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो इसे अपना नेचुरली प्रकृति से आप सहायता ले सकते हैं, प्रकृति से आप डिमांड कर सकते हैं कि हमें एजुकेशन में आगे जाना है। तो यदि आप ये छोटे छोटे उपाय आप लाइफ में करते हैं तो इससे भी आपको, आपकी जो प्रकृति है आपको हेल्प करती है एजुकेशन में। बिल्कुल आचार्य जी, आज आपने अपने दर्शकों को और सभी को इतनी अच्छी जानकारियां दी और एजुकेशन के बारे में इतना अच्छा समझाया। बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल एजुकेशन को हमें कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और कुंडली का इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपने जानकारी दी। आगे भी इसी तरह हम बने रहेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। मैं आपको कल बताना चाहूंगा, 1 मिनट आपको और लूंगा। जी। मैं कल का जो टॉपिक है हम यूपीएससी एग्जाम के बारे में टॉपिक करेंगे कि बच्चा जो यूपीएससी एग्जाम के लिए करना चाहता है, यूपीएससी स्टेट लेवल या सरकारी नौकरी, तो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कल के प्रोग्राम को पक्का अटेंड करें कि सरकारी नौकरी को कौन सी अटेंड करें। जैसे रेलवे है, क्लर्क की है, टीचर की है, लेक्चरर की है, वो कौन से सब्जेक्ट चुने
या फिर वो यूपीएससी एग्जाम में जाना चाहता है या स्टेट लेवल के एग्जाम में जाना चाहता है। तो कल का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों के लिए भी, बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल, आज जैसा कि आचार्य जी ने जानकारी दी, और ज्यादा अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को अच्छे से समझने के लिए आचार्य जी से संपर्क करें। तब तक के लिए दीजिए, हमें दीजिए इजाजत, और कल फिर इसी तरह हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे।